how college going student can be aware about their future goals in the particular field of engineering. तो माय नेम इज़ राकेश वर्मा और मेरे साथ हैं आज गुरविंदर सर जो इस टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करेंगे मेरे साथ. तो सर पहला वर्ड तो यही आता है कि जो मैंने अपॉर्चुनिटी वर्ड बोला, ये अपॉर्चुनिटी वर्ड क्या है इंजीनियरिंग के फील्ड में और कैसे आप इसको रिलेट करते हो? देखो सर, सबसे पहले मेरा ये मानना है ये जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है. क्योंकि अगर मैं बात करूं कि भी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में, हम बोले यूएसए डेवलप हो गया, चाइना डेवलप हो गया, इजराइल डेवलप हो गया, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये किस बेसिस पे डेवलप हो गए, सबसे पहली चीज कोई भी बंदा बोलेगा कि सर इसका टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजी बहुत है सर इस कंट्री के पास. अब मैं अगर पूछूं क्वेश्चन कि टेक्नोलॉजी वर्ड हम किसके कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए या इंजीनियर्स के लिए, ओनली फॉर द इंजीनियरिंग डोमेन. सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में सर इंजीनियर का होता है और ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है. लेकिन इसको अभी तक स्टूडेंट्स ने उस करियर के साथ रिलेट नहीं कर पाए हैं, स्पेशली मैं बोलूँगा इस रीजन के स्टूडेंट. अभी तक हम लोगों ने इसको जो लिंक बनाया है वो सिर्फ बनाया है जॉब के साथ, गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सेक्टर जॉब, लेकिन इसको हम रिलेट नहीं कर पाए हैं अभी तक कि यार इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंजीनियरिंग डोमेन का कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सर इस कंट्री की डेवलपमेंट में, जो कि बहुत ज़्यादा नीड है इस कंट्री को. हम बहुत 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद हमारे बाद बहुत कंट्रीज इंडिपेंडेंस मिला और वो डेवलप हो गए. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल इंजीनियरिंग का है. उसके बिना आप डेवलप कर ही नहीं पाओगे सर किसी भी कंट्री. एक पॉइंट ये भी आता है सर कि जैसे बाकी कंट्रीज में इंजीनियरिंग का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, इंडिया में डिफरेंट है. क्या ये एक पर्टिकुलर रीज़न है सिस्टम या फिर जो एजुकेशन जिस हिसाब से चल रही है, आपको क्या लगता है? बहुत सारे रीज़न है सर इसके पीछे, बहुत सारे रीज़न है. पहला चीज़ है कि जिस पेस पे चीज़ें हो रही हैं इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, बहुत काम हो रहे हैं. आज से 20-25 साल पीछे चले जाओ, हमारा टोटली डिफेंस सेक्टर में जो डिपेंडेंसी था अदर कंट्रीज के ऊपर था, लाइक रशिया, आपका ये यूएसए वगैरह. लेकिन आज हम उस स्टेज में हैं, हम तेजस बना रहे हैं, हम अपने टैंक्स बना रहे हैं, हम अपनी सबमरीन्स बना रहे हैं, हम उस स्टेज में आ चुके हैं. लेकिन जिस पेस पे चीज़ें चल रही हैं सर बहुत ही ज़्यादा स्लो है. उसके पीछे जो मेरे को लगता है जो उसके पीछे जो रीज़न है, दो मैं रीज़न इसके पीछे सोचता हूँ सर. मैं पहला रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर, इस कंट्री के अंदर एक पीछे से सर्वे भी हुआ था कि लोग कितने परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे हैं जो बाय चॉइस प्रोफेशन में है. वो परसेंटेज बहुत कम है सर. अगर आप अपने इंटरेस्ट का काम नहीं कर रहे हो तो आप उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, अपना 100% नहीं दोगे. वो सिर्फ आप ठीक है फॉर द सेक ऑफ, ठीक है मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग की जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मे बी आपका इंटरेस्ट कुछ और जगह पे है और आप उसके लिए बने ही नहीं हो. तो जिस चीज़ के लिए आप बने हो, अगर आप वो काम कर रहे हो तो आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे सर, आप उसमें सक्सीड भी कर पाओगे. तो पहला तो ये रीज़न है सर जो है इशू. दूसरा जो बहुत बड़ा रीज़न है, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग ये सोच के ज्वाइन किया कि मैं कुछ करूंगा देश के लिए. नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता है ही नहीं. उनका सिर्फ यही रहता है कि हमें जॉब मिल जाए, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हमें वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाए, हमें ये ना करना पड़े, हमें ये करना पड़े. इसको बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड. हमें सिर्फ अपने से मतलब है. राइट. हमने कभी नहीं सोचा, बच्चा 9, 10th +1 +2 में कोई हिमाचल में रह रहा है, स्कूल में है, और इतना ज़्यादा डिजास्टर्स होते हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा इश्यूज आते हैं फ्लड वगैरह के, क्लाउड बर्स्टिंग वगैरह का. किसने सोचा होगा इस, नो डाउट उस लेवल पे सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन कितने लोगों ने सोचा या कितने बच्चों ने वैसा सोचा यार ये प्रॉब्लम, ठीक है मैं नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन उसके इफेक्ट को तो हम कम कर सकते हैं ना. कितने लोगों ने ये सोचा कि अच्छा मैं देखूं इसका कैसे सोल्यूशन दे सकते हैं, किस तरीके से. अब मैं आपसे पूछूं इनका सोल्यूशन कौन दे सकता है? इंजीनियर दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता है. तो कितने लोगों ने ये सोच के सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया होगा या ये सोच के मास्टर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट चॉइस किया होगा? नहीं है ना. सेल्फ सेंटर्ड. ये दो बहुत बड़े रीजन है सर, जो मेरे को लगता है, जो मेरा मानना है, ये दो बहुत बड़े रीजन है जिस कारण से इश्यूज आ रहे हैं सर. राइट. तो अभी जैसे जितने भी स्टूडेंट कॉलेज में है या जो प्लान कर रहे हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो उनको सबसे पहले इंजीनियरिंग करने से पहले क्या उनके माइंड में होना चाहिए? या वैसे तो हम सिर्फ गाइड ही कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट बता सकते हैं कि आप ये पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, ये कंसीडर कर सकते हो, ये कंसीडर करो और आप इंजीनियरिंग को परस्यू करो.
उसके बाद जो है फिर आगे का डिस्कशन आपको पता ही है कि हमने हर एक ईयर के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है कि अगर वो फर्स्ट ईयर में आता है बच्चा तो उसके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, फिर सेकेंड ईयर में जो बच्चा होगा उसके लिए चांसेस कितने बड़े हो जाते हैं, थर्ड ईयर वाले के लिए कितने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, वो हमने डिटेल में डिस्कशन करना है। बट उससे पहले क्वेश्चन ये है कि जब इंजीनियरिंग के बारे में बच्चा सोच रहा है तो उसे क्या पॉइंट ध्यान रखते हुए इंजीनियरिंग करनी चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। जितने लोग इंजीनियरिंग में चले जाते हैं ना सर, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स रैट रेस फॉलो करते हैं। उसने बीटेक चूज किया, किस रीजन से चूज किया? उसने मैकेनिकल लिया, सिविल लिया, इलेक्ट्रिकल लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, कंप्यूटर लिया। मेजॉरिटी स्टूडेंट रैट रेस फॉलो करके एंटर किए हैं सर, वहाँ पे कोई इंटरेस्ट से नहीं आया। अच्छा, चलो हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे कि तुमने बीटेक क्यों चूज किया, तुमने ब्रांच क्यों चूज किया। हम डिस्कशन करेंगे कि अब तुमने जो भी ब्रांच चूज कर लिया ना सर, अब इसके बाद मेरे को आगे करियर कहाँ लेके जाना है। सबसे पहली चीज होती है, मेरे को पहले सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता होना जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं पता तब तक आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे। चूज भी सर बात की बात है, चूज भी आप तभी कर पाओगे ना सर। आपने क्रिकेट खेली, मैंने क्रिकेट खेली, क्या हमने सिर्फ क्रिकेट खेली? हमने फुटबॉल भी खेली होगी, हमने बैडमिंटन भी खेली होगी, हमने और भी बहुत सारी गेम्स खेली होगी, लेकिन क्रिकेट में इंटरेस्ट बन गया। कैसे बना? क्योंकि जब हमने उसको खेला, हमें उसको मजा आया ज्यादा खेल के, फिर अंडरस्टैंडिंग हुई, सब कुछ हुआ। यही चीज है सर, पहले हमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता होना चाहिए, फिर हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करो। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ, आप 4 साल का बीटेक करते हो, 4 साल के बीटेक में कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आपको पढ़ के बड़ा मजा आया? कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसको आपको करके मजा आया? कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको पार्टिसिपेट करके मजा आया? कौन सी ऐसी चीजें जिसको आपको ऑर्गेनाइज करके मजा आया? अब सोचो 4 साल में होता क्या है कॉलेज के अंदर। बहुत सारी चीजें होती हैं, एक पढ़ाई नहीं होती है अकेली, और पढ़ाई में भी कितनी डाइवर्सिटी है। उसमें ओनली आपने कोई एक सिविल के कोर्स सब्जेक्ट थोड़ा ना पढ़े हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बहुत सारे अच्छा फर्स्ट ईयर तो सारा कॉमन है जहाँ पे आपने अप्लाइड के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपने, तो वहां से बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है अपना इंटरेस्ट। कि पहले मैं तो बोलता हूँ 4 साल को इतना ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए ना, हर चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए उसको, हर चीज में, चाहे वो कल्चरल फेस्ट है, चाहे वो आपका टेक्निकल फेस्ट है, एज ए ऑर्गेनाइजर, एज ए पार्टिसिपेंट, बीटेक के प्रोजेक्ट को अच्छे से करो, इंटर्नशिप को अच्छे करो, सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से करो। नो डाउट सब्जेक्ट में बस इशू ही आता है। अब ये सारी चीजें जब करेंगे ना सर, कुछ चीजों में बच्चे का इंटरेस्ट आएगा, कुछ चीजों में इंटरेस्ट नहीं आएगा। राइट। अब जहां पे इंटरेस्ट आ रहा है ना, फिर उसको आगे करना स्टार्ट करो। हमने 5 गेम्स खेलनी स्टार्ट की, लेकिन आज हम अकेले क्रिकेट ही खेल रहे हैं, तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली हम एक अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो ये सेम चीज बच्चा कॉलेज से पहले भी फॉलो कर सकता है। पहले भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लो उसका 11th-12th में कंप्यूटर्स आजकल बच्चों के पास रहती है, अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो आईटी या सीएस ऑप्ट कर सकता है। या फिर जिसका फिजिक्स अच्छा है, मैकेनिक्स अच्छा है, तो वो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ये ऑप्ट कर सकता है। बिल्कुल। और इलेक्ट्रिकल में तो आपको पता है फिजिक्स का जो वो वाला पार्ट होता है, +2 फिजिक्स वाला, अगर वो पार्ट अच्छा तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकता है। अब मैं यहाँ पे बच्चों को 2 चीजें बोलता हूँ सर। एक तो चीज हो गया इंटरेस्ट। मान लो मेरा इंटरेस्ट XYZ चीज में, लेकिन उसका आगे फ्यूचर करियर नहीं है टाइम के हिसाब से, ठीक है। फिर मैं दूसरी चीज क्या बोलता हूँ आजकल बच्चों को कि भी फिर आइडेंटिफाई करो ना किसमें आगे फ्यूचर है, इसमें, और अपना उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर लो। ठीक, दूसरा तरीका ये है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा सारी चीजों को। ओके। इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है, किसी टाइम पे हॉकी बहुत फेमस होती थी। जब हॉकी फेमस थी तो लोगों ने हॉकी को अपने इंटरेस्ट बना ली, में भी देख के उसको रोल मॉडल मिले, उसको मिले। ये चीज मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कॉलेज में कि यार तुम लोग करो, एफर्ट करो, रोल मॉडल बनो अपने जूनियर्स के लिए। क्योंकि कोविड के बाद चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई है सर, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत चीजें डिफरेंट हो गई, तो रोल मॉडल्स तो चाहिए ना सर उनको। तो ऐसे हमें भी रोल मॉडल चाहिए, हर डोमेन में रोल मॉडल चाहिए। तो किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और अपॉर्चुनिटीज का कोई कमी नहीं है सर। इंजीनियरिंग इस टाइम पे कंपटीशन के मामले में सबसे लोएस्ट पे है। आप मेरे को बताओ, गेट में 2016-17 में 13 लाख बच्चों ने पेपर लिखा था। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन ब्रांचेस में 2 लाख प्लस बच्चे हो गए थे अपीयर होने वाले। आई थिंक 2016 में सिविल में ही 1,20,000 लोगों ने दिया। हाँ, और अभी वो घट के जो है ये 60-70 पे आ गया ये। तो कंपटीशन सबसे लोएस्ट पे है, इस कारण से। अच्छा, एक तो कंपटीशन लोएस्ट होने के है, तो करियर बनाना उतना ही आसान है। 2 रीजन। सबसे पहला, कंपटीशन लोएस्ट पे है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है। दूसरा, अब स्टूडेंट सर उतना मेहनत से पढ़ नहीं रहा है, बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और पेपर का लेवल हर एग्जाम में घटते जा रहा है। पेपर का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है, उसको गेट में भी घट गया है, गेट में बच गया, में घट गया है, जेई में घट गया। अभी JKSSB का रिसेंट एग्जाम हुआ, उसका लेवल आप देखो थोड़ा सा डिक्रीज होते जा रहा है।
बहुत लेवल नीचे आ गया सर। पंजाब का भी हुए, पीटर प्रेस भी जेई के बहुत ही पेपर लेवल आ गया। पेपर था। गेट का इस बार के पेपर को आई थिंक सबसे इजीएस्ट माना जा रहा है, जो भी 25 वाला हुआ है। मैं कहीं पे पढ़ रहा था, अच्छा। उन्होंने ये किया कि इसको सबसे इजीएस्ट माना गया है। अब पता नहीं किस बेसिस पे उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि ये इजीएस्ट था। ठीक है, मे भी कुछ ब्रांचेस के लिए था, मे भी हो सकता है ये चीज। तो अपॉर्चुनिटीज का कोई कमी नहीं है सर, बहुत अपॉर्चुनिटीज है बच्चे के साथ। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है, रैट रेस फॉलो मत करो, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चीजें करो। आज टाइम इंटरडिसिप्लिनरी वाला है सर। आज स्ट्रक्चर नहीं रह गया, जियोटेक नहीं रह गया है, थर्मल नहीं रह गया, सब कुछ इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है। और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स आ गए हैं। एआई भी आ गया है। हाँ, एआई और स्ट्रक्चर मिला के कुछ और हो सकता है। मैं भी बोल रहा हूँ, सिविल एआई मिला के कुछ और हो सकता है। अब बहुत ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स आ गई हैं, जिसके मैं नाम लूंगा, बच्चे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छा, जैसे आईटी कानपुर में ड्रोन टेक्नोलॉजी में आप मास्टर्स कर सकते हो, ये राइट। आप रूरल डेवलपमेंट हो गया, ई व्हीकल्स हो गया, ई वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, अर्थ साइंस हो गया। सर हाउसिंग की भी है, आईआईटी रुड़की में हाउसिंग है। हाँ, तो पहले से ही है। Yes. डिजास्टर एंड मिटिगेशन अलग से रहता अलग से है। इनको पता नहीं होगा, नैनो टेक्नोलॉजी तो काफी टाइम से चल रहा है। बिल्कुल। और इनका बहुत सारे, जैसे आपने बोला नैनो पहले चल रहा था बहुत ज्यादा, उस टाइम पे मे भी उसका इतना स्कोप नहीं था, आज बहुत ज्यादा स्कोप है। डिजास्टर मैनेजमेंट को ऐसा नहीं कि आज से कोर्स चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन आज बहुत ज्यादा स्कोप है। टनल इंजीनियरिंग आईआईटी जम्मू के अंदर ऐसा नहीं कि पहली बार है, कब से चल रही है, अब स्कोप बहुत ज्यादा हो गया। देखो कितना ज्यादा टनल्स अभी हिमाचल में कितना ज्यादा टनल्स, या जम्मू में कितना ज्यादा टनल्स के ऊपर काम चल रहा है। तो क्या यहाँ थोड़ा चल रहा है, पूरे इंडिया में चल रहा है। टनल्स की रिक्वायरमेंट तो कहीं पे भी है। तो अपॉर्चुनिटीज का सर कोई कमी नहीं है, बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को जो है, मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, इसको जानने के लिए बच्चों को एक्सप्लोर करना है। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, उसी से अपने इंटरेस्ट का पता चलेगा। बच्चे को लगा, बच्चे के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तूने बीटेक कर लिया, बैंकिंग के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर। अब फिर पॉइंट वही आ गया ना, इंटरेस्ट वाली बात आ गई। अब इंटरेस्ट उसका ठीक है, जॉब भी ले लिया, बच्चा कैपेबल है, बच्चा जॉब भी ले जाएगा, क्योंकि इंजीनियर का थोड़ा एप्टीट्यूड लेवल कंपैरेटिवली बाकियों के थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो निकाल लेता है। लेकिन अब वहां पे चला गया, 60-70 हजार की नौकरी भी आ गई हाथ में सर। अब सोचो उसका इंटरेस्ट, 99% बच्चे लोग का इंटरेस्ट नहीं बनता। काम कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हैं सर, वो जस्टिफिकेशन नहीं करेगा जॉब के साथ। उसका नुकसान हर किसी को है। अब सोचो उसका नुकसान किसको है, उसका नुकसान हर किसी को है। उसको खुद को भी नुकसान है, क्योंकि जो एक्चुअल में वो कर सकता था, कंट्रीब्यूट कर सकता था, वो कर ही नहीं पाया वो। राइट। ये बहुत बड़ा इशू है इस कंट्री के साथ। तो सर अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि ये वीडियो किस तरीके से इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं जो बात करूँगा, मैं स्टार्ट करता हूँ 4th ईयर से 3rd ईयर की तरफ, फिर 2nd ईयर, 1st ईयर। हम डिस्कस करेंगे कि 4th ईयर वाले के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या वो ऑप्ट कर सकता है, क्या ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं 4th ईयर के साथ। तो सर 4th ईयर जैसे अभी जस्ट अभी उस बच्चे ने कोई भी किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं दिया, ये उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए, और उसने अभी जस्ट अपना जो है प्रोजेक्ट ख़त्म किया है। तो अगर वो सोच भी रहा है कि मुझे जो है कुछ करना है लाइफ में, ना उसकी प्लेसमेंट हुई है, ये भी एक ध्यान रखना कि प्लेसमेंट भी नहीं हुई है, तो उस बच्चे के लिए अब क्या है, क्या उसके माइंड में उसको क्या सोचना चाहिए कि मैं खुद को इतने टाइम में स्टेबल कर दूं। सबसे पहली गलती यहाँ पे बच्चा करता है, जब बच्चा पास आउट हो जाता है ना, अपना वो कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देता है। मेरे साथ वाला क्या कर रहा है, वो कंपैरिजन नहीं करना। सबसे बड़ा मिस्टेक है उनका, जब वो कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये गेट की तैयारी कर रहा है, कोई जेईई की तैयारी कर रहा है, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई अब्रॉड की तैयारी कर रहा है, किसी का प्लेसमेंट हो गया, कोई 20,000 कमाने लग गया, कोई 50,000 कमाने लग गया। सबसे पहले कंपैरिजन नहीं करना है। दूसरे नंबर पे फिर उसको वहां से, मैं मान के चल रहा हूँ कि 99% ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है मेरे को करना क्या है, बस ऐसे ही रैंडमली है। बीटेक हो गया, क्योंकि मैं कॉलेज में भी देखता हूँ, जब मैं उनको बताता हूँ चीज़ों को, तो बहुत बच्चे मेरे को अप्लाई करते हैं, सर अभी बीटेक करके उसके बाद प्लान करेंगे। पहला पॉइंट मैं बोलूंगा, फाइनल ईयर या जो पास आउट हो गए, पहला चीज़ है जॉब करने की जल्दी मत करना। अच्छा। दूसरे नंबर पे है कि अगले 2-4 साल को प्लान करो कि अगले 2-4 साल में तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। मेरे को हायर स्टडीज में जाना है, मेरे को जॉब में जाना है, या मेरे को पब्लिक सेक्टर जाना है, मेरे को गवर्नमेंट में जाना है, मेरे को प्राइवेट में जाना है। मेरे को प्लान करो पहले उसको, और फिर उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म मेरा क्या है, फिर उसको तोड़ दो, अपने पार्ट में तोड़ दो। फिर छोटे छोटे गोल्स बनाओ कि पहले 6 महीने, अगले 6 महीने, अगले 6 महीने, अगले 6 महीने। किसी ने टारगेट लिया मैंने एसडीओ लगना है, मैंने ये लगना है। ठीक है। साल बाद लग जाए, 2 साल बाद लग जाए, 3 साल बाद लग जाए, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बच्चे ने बोला सर मेरे को आईसी बेंगलोर जाना है, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए जाना है, 1 साल में जाए, 2 साल में जाए, 3 साल में जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे उसको। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको अपनी बेस्ट चीज को टारगेट करना चाहिए, लेकिन ये चीज सभी पे एप्लीकेबल नहीं है, ये उन पे एप्लीकेबल है जिसको लगता है वो कैपेबल है, दूसरा वो मेहनत करने को रेडी है। ओके। अगर मेहनत करने को तुम रेडी नहीं हो, क्योंकि बिना मेहनत के आप भी समझते हो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बच्चे को, हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट। हाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनल ईयर वाले के बड़ी सिंपल सी चीज है, जो मे बी सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाला बच्चा ये होगा कि वो 2 साल एडवांस चीजों को स्टार्ट कर सकता है, 3 साल एडवांस चीजों को स्टार्ट कर सकता है। फाइनल ईयर वाले को वहां पे जो है वो अभी प्लान करना है, मतलब अभी उसको प्लान करो, हमसे डिस्कशन करते हैं, बच्चे कॉल करते हैं, यहाँ पे आके वो 34 में आके अपने डिस्कशन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो, चीजें करें, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, सेमिनार्स किए हैं, कोई एक सेमिनार पूरा सुन ले ढंग से, क्योंकि वही सेम चीजें जो मैंने बताई हुई हैं हर सेमिनार के अंदर, बच्चे क्योंकि ऑडियंस हर बार नहीं है तो मैंने वही सेम चीजें बताई हैं। तो जैसे ये 4th ईयर वाला स्टूडेंट है, ये कौन कौन से पर्टिकुलर एग्जाम या फिर प्राइवेट सेक्टर या फिर पीएसयू या फिर किस चीज को टारगेट कर सकता है? देखो सर 3 डोमेन है इंडिया में, 3 ही सेक्टर हैं जॉब के, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट। किसी ने अगर आराम चाहता है तो गवर्नमेंट जॉब है, उसके बाद अगर पैसा भी चाहता है थोड़ा सा और काम भी करना चाहता है और कंट्रीब्यूट करना चाहता है कंट्री के लिए तो पब्लिक सेक्टर्स हैं। अगर दबा के पैसा का चाहता है और कंफर्ट नहीं चाहता, पैसा चाहता है दबा के, लग्जरियस लाइफ चाहता है, सब पैसा कमाना चाहता है तो प्राइवेट है। लेकिन प्राइवेट के केस में क्या है कि प्राइवेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइवेट में आपको जल्दी नहीं करनी है एंटर करने की, आपको ब्रांडिंग के साथ एंटर करना है, वहां पे स्किल के साथ एंटर करना है। प्राइवेट पैसा तब देता है तब प्राइवेट पैसा देगा, नहीं प्राइवेट पैसा नहीं देगा। सॉफ्टवेयर नॉलेज, हाँ सॉफ्टवेयर नॉलेज या एक्सपीरियंस। जो मैं आपको ब्रांडिंग की वर्ड यूज कर रहा हूँ सर, ब्रांडिंग। आप मास्टर्स करो आईटी से, फिर जाओ प्राइवेट में, साथ में स्पेशलाइजेशन लेके जाओ वहां पे, राइट, तब आपको वैल्यू करेगा। अब टनल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किए और एक बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग, यू कैन नॉट कंपेयर। स्पेशलाइजेशन जब आ गई ना, और स्पेशलाइजेशन में ऐसी डोमेन में जो नीड है, ठीक है, और अगर उस प्राइवेट की नीड को अगर आप पूरा कर रहे हो ना सर, प्राइवेट पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। उसको ये लगना चाहिए कि ये बंदा कैपेबल है और ये मेरे काम को डबल ट्रिपल 4-5 गुना कर देगा, प्राइवेट पैसा खर्च करने में रेडी है। लेकिन वो ऐसे नहीं रखेगा किसी को भी, उसको दिखना चाहिए उसकी कैपेबिलिटी, हाँ, उसके ब्रांडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है सर। अकेला मास्टर्स करना मैटर नहीं करता, कहाँ से किया वो मैटर करता है, क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू करेगा उसकी ब्रांडिंग। दूसरा, गवर्नमेंट में जाओ, पब्लिक सेक्टर में जाओ, वहां से शिफ्ट मारो प्राइवेट में, ठीक है। उसके बहुत कंपटीटर्स हैं। अब मेरे को बताओ कि अगर सपोज कोई जेई या एई लग गया, पब्लिक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में लग गया, जल शक्ति में लग गया, कहीं के प्राइवेट कंपटीटर नहीं है, बहुत प्राइवेट कंपटीटर्स हैं। एनएचआई में लग गया तो क्या अकेला एनएचआई है, उसके प्राइवेट कंपटीटर्स नहीं, जितने मर्जी कंपटीटर्स हैं उसके। आईओसीएल में चला गया तो उसके कंपटीटर नहीं है, कोई कमी नहीं है सर कंपटीटर की। कंपटीटर तो आपको प्राइवेट और पब्लिक दोनों में हमेशा कंपटीशन रहेगा। तो जब वहां से स्विच करता है ना बच्चा, बहुत पैसा मिलता है सर। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा ही फ्रेंड 10 साल उसने एसबीआई में लगाई, शायद उसका लास्ट सैलरी 2.25 लाख के आसपास था। आईसीआईसी में शिफ्ट मार दिया, सैलरी उसका 55 लाख के आसपास हो गया पैकेज साल का। अब सोचो उसको जंप कितना मिला है, राइट, एसबीआई से आईसीआईसी में। तो प्राइवेट में अगर पैसा कमाना है ना सर, ब्रांडिंग के साथ जाना पड़ेगा, अदरवाइज प्राइवेट तुम्हें पैसा नहीं देगा। एग्जाम्पल यहाँ पे सर ने ये बैंकिंग का दिया है, पर ये मत सोचना वीडियो में एंड में कि भाई सर बोल रहे हैं कि आप अपने स्किल लेवल को बढ़ाओ, आप सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखो। जैसे मान लो सिविल है तो सिविल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आपका स्ट्रैट प्रो है या फिर जैसे माइक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मॉडलिंग से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, वो सीखो। अगर आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होगा तो कंपनी ईजिली आपको हायर कर सकती है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है और कंपनी को सिखाना पड़ेगा आपको, फिर तो उस हिसाब से आपको पे आउट होगा ही नहीं। और सर प्राइवेट पता पैसा क्यों देती है? प्राइवेट पैसा इसलिए देती है, प्राइवेट ट्रेन नहीं करती, प्राइवेट पैसा नहीं लगाती उस पे, आपके ट्रेनिंग पे नहीं लगाती है। प्राइवेट पैसा लगाता है ट्रेनिंग पे पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट, और ये प्राइवेट को पता है, राइट, सही बोल रहे हो आप। तो वो पैसा वहां पे देती है उसको सर, वो पैसा देती है और वहीं से जो है आगे गेम खुलती है, प्राइवेट को पता है। ओके तो जैसे सर आप बोल रहे हो कि ये तो आपने पर्टिकुलरली प्राइवेट के लिए बोला, जैसे गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, असिस्टेंट इंजीनियर भी है, जूनियर इंजीनियर भी है, आपका बहुत सारी अदर वैकेंसीज भी आती हैं। फिर पीएसयू, तो कितना ये ज़्यादा वास्ट है, ज़्यादा इजी है या ये प्राइवेट वाला ज़्यादा इजी है? आपको क्या सर अच्छी चीज़ कोई भी इजी नहीं है। अच्छी चीज़ अगर आप चाहते हो तो उसमें मेहनत लगेगी, चाहे प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे पब्लिक है, मेहनत तो हर किसी में रहेगी।
बस। लेकिन ये चीज़ें इस टाइम पे भी कंपटीशन अपने लोएस्ट पे है। पंजाब में वैकेंसीज, लेवल ऑफ पेपर, कितना कट ऑफ जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर या बाकी और कोई भी एग्जाम्स हो रहे हैं, कंपटीशन बहुत कम है और बच्चा उतना मेहनत नहीं कर रहा है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे बहुत आसान है, अगर आप गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हो, पब्लिक को टारगेट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस मेहनत करने को आप रेडी हो। और मेहनत को भी आज के टाइम पे स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, मेहनत को भी इफेक्टिव बनाना जरूरी है कि कम टाइम में कैसे हम इफेक्टिवनेस ला सकें, वो ज़्यादा मैटर करता है सर। ओके, तो सर ये तो बात हो गई 4th ईयर के बच्चों के लिए। 3rd ईयर का बच्चा मेनली क्या टारगेट कर सकता है? क्योंकि कई बच्चे जो कॉलेज में होते हैं कि हम तो 3rd ईयर में अभी हम क्या करें, हमें तो सिर्फ समर ट्रेनिंग करनी है, जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड ही माइंड रहता है इनका। लेकिन क्या इनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसी जो 3rd ईयर वाले, कुछ एग्ज़ाम है जो 3rd ईयर वाले को अलाउ करते हैं कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो? देखिए सर, अपॉर्चुनिटीज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ तो सेम है सभी के लिए, क्योंकि सभी बीटेक कर रहे हैं। बस पॉइंट ये आता है कि कौन कब स्टार्ट कर रहा है, कौन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहा है, कौन सेकंड ईयर से स्टार्ट कर रहा है, कौन 3rd ईयर से कर रहा है, कोई फाइनल ईयर, कौन पास आउट होकर स्टार्ट कर रहा है। तो स्टार्ट करने के ऊपर है उसका। अब कॉलेज रहते रहते मेरा सभी को मानना ये है कि आप लोग गेट एग्जाम को जरूर टारगेट करें। जैसे गेट 6 सेमेस्टर में बच्चा दे सकता है। अगर किसी के पास डिप्लोमा है वो एसएससी जेईई के एग्जाम दे सकते हैं, मतलब डिप्लोमा लेवल के एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसने डिप्लोमा किया और बीटेक में चले गए, तो वो सारे अपने डिप्लोमा वाले एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। और अदरवाइज अगर ओनली बीटेक है, +1 +2 बीटेक है, तो 3rd ईयर में गेट एग्जाम को जरूर टारगेट करें। मेरा बड़ा सिंपल मानना है सर, कॉलेज रहते गेट को जरूर टारगेट करें। रीजन बिहाइंड, क्योंकि कॉलेज रहते रहते वही एक ऐसा एग्जाम है जो आप दे सकते हो। दूसरा, बच्चे बोलते हैं कॉलेज के साथ मैनेज करना मुश्किल है। सर कॉलेज के साथ मैनेज करना तो बहुत ज्यादा आसान है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप इनर्शिया एक वर्ड है, इनर्शिया मोमेंटम एक वर्ड होता है, वो तो ज्यादा कॉलेज गोइंग बच्चे के साथ है एज कम्पेयर टू पास आउट होने के साथ। पास आउट होने के बाद तो उसको फोर्सफुली अपने अंदर मोटिवेशन वो सारा लेके आना पड़ेगा। कॉलेज गोइंग वाले बच्चे के साथ बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसी फ्लो में है, उसी मोमेंटम में वही चीजें पढ़ रहे हैं, सिलेबस तो सभी का सेम है, सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें अलग से करना है, थोड़ा सा टाइम अलग से स्पेयर करना है। स्ट्रेटेजी का पार्ट है सर, फर्स्ट ईयर वाले की स्ट्रेटेजी, सेकंड ईयर की स्ट्रेटेजी, 3rd ईयर की स्ट्रेटेजी, पास आउट की स्ट्रेटेजी, वो अलग अलग है बस थोड़ा सा। और पढ़ते भी कहाँ हैं बच्चे? पढ़ते भी नहीं है। पढ़ते भी 1 वीक पहले ही है, सोचेंगे 1 वीक पहले पढ़ेंगे, पर पढ़ते 1-2 दिन पहले। 1 दिन पहले पढ़ते हैं सर, ओवरनाइट मारते हैं बस, फिर एग्जाम देने जाते हैं। कल सीखा तो फिर भी कुछ भी नहीं सर, वो तो ये सीखने से रिलेटेड कितना आप इस पॉइंट को वो करते हो कि क्या अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं पर्टिकुलरली गेट एग्जाम के लिए, तो क्या उनको सीखने को मिलेगा फिर उस जर्नी में? बिल्कुल मिलेगा सर। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में जैसे बच्चे ने मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, अगर हम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ मैथ्स है वो पढ़ता है, M1 M2 पढ़ता है, फिर 3rd सेमेस्टर में जाके शायद वो M3 पढ़ता है, फिर 3rd सेमेस्टर में उसके कॉलेज वाले सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब कॉलेज वाले सब्जेक्ट में जैसे अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ या सिविल में, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह वाले ये सब्जेक्ट हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो तैयारी है ना सर, 1 साल में हो जाती है। अब अगर सपोज आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हो और 1 साल में अगर आपने चीज़ों को पढ़ लिया, तैयार कर लिया, तो आपका तो एडवांस में तैयारी हो गया ना सारा। राइट। उसका इम्पैक्ट आपको कॉलेज की सीजीपीए पे मिलता है, और उससे सीजीपीए का बेनिफिट आपको कल को जब आप मे भी कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रही हैं, या आप जब हायर स्टडीज के लिए मास्टर्स के लिए जा रहे हैं कि वो सीजीपीए के वेट पे शॉर्टलिस्ट करती है। हाँ, शॉर्टलिस्ट करती है वो। फिर इसका बेनिफिट अगर आपने अब्रॉड के लिए ट्राई करना है तो अब्रॉड में बहुत ज्यादा बेनिफिट, तो सीजीपीए का बेनिफिट होता है। बच्चों को ये लगता है, बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर सीजीपीए मेरा इतना है, मेरे को कोई बेनिफिट, बच्चे बहुत बेनिफिट है सीजीपीए का। बैठ के मेरे से डिस्कशन को मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कि कहाँ पे तुम सीजीपीए का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि हर जगह बेनिफिट होना है, कि अगर कहीं पे सिलेक्शन उसका गेट नंबर पे, ऑब्वियसली फिर सीजीपीए का तो मिनिमम क्राइटेरिया है। लेकिन अगर सपोज कहीं पे सिलेक्शन में सीजीपीए देखी जा रही है तो उसका सीजीपीए देखी जाएगी। जैसे जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स है, मास्टर्स हो गया या डायरेक्ट पीएचडी हो गया या अब्रॉड हो गया, वहाँ पे उसको देखेगा, वो क्राइटेरिया रहता है, वो देखेगा सारा का सारा उसको। उसमें तो 11 12 सारी चीजें वो क्राइटेरिया में। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप मतलब जो बताना चाह रहे हो यही है कि बच्चे को 3rd ईयर तो दूर, फर्स्ट ईयर से ही सीधा प्रिपेयर करना बिल्कुल कर सकता है सर, फर्स्ट ईयर से कर सकता है। क्योंकि बच्चे को ये लगता है सर अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी तो मैं सेकंड ईयर में हूँ, अभी तो मैं 3rd ईयर में हूँ, अभी तो मेरा लास्ट ईयर है, बस ये करते करते 4 साल खत्म हो जाते हैं। और 4 साल के बाद फिर ये भटकते रहते हैं, फिर साल 2 साल धक्के खाते हैं। फिर इनको समझ लगती है, फिर वो तैयारी स्टार्ट करते हैं। अब आप मेरे को बताओ, हमारे पास कितने ऐसे बच्चे हैं, नो डाउट ये नंबर अभी बढ़ने लगा है जब से हम कॉलेजेस में सेमिनार करने लगे हैं। तो उसके बाद अब पास आउट होके 8वें सेमेस्टर में बहुत बच्चे ट्रेनिंग वाले आते हैं यहाँ पे। लेकिन आज और चले जाओ पीछे, साल 2 साल पीछे,
तो उस टाइम पे तो ज्यादा पासिंग ईयर वाले बच्चे आते थे। Right. जैसे अभी एक लड़के का सिलेक्शन हुआ है, वो 2016 का पास आउट है, पहले जॉब किया, सब कुछ किया, फिर अब आया, छोड़ छोड़ के सब आया। बच्चा पैक का है, पैक का बच्चा सबसे है बड़ी वो, बात पैक का है बच्चा है वो, कि पैक का बच्चा तो वैसे ही बहुत अच्छा होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए चीज़ों को लेके कि हाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसा है। लेकिन अब लगाओ कि पैक का बच्चा भी इस तरीके से इतना डिले कर गया, और कैलिबर उसके अंदर पूरा था, बहुत ज्यादा, पूरा बहुत ज्यादा है। पहला एग्जाम लिखा निकाल दिया, पहला ही लिखा और पहला निकाल दिया, पहला और 6 मंथ प्रिपेयर किया उसने, बस 6 मंथ, दैट्स इट। बिल्कुल, और इतने गैप के बाद, इतने गैप के बाद। तो अब जो ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है, अब मान लो आप बता रहे हो कि सर फर्स्ट ईयर में ही मुझे लगता है कि इनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो भी गेट की करनी चाहिए, ताकि आपके वो कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम में भी और आपके ऊपर वो प्रेशर ना रहे फालतू का कि मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर पाओ। तो ये सेम सेकेंड ईयर के लिए भी और थर्ड ईयर के लिए भी है। और एक चीज़ वो मैंने पूछा था कि कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम या PSUs जो थर्ड ईयर को अलाउ करते हैं? गेट है सर, गेट ही अलाउ करता है, बाकी और कोई अलाउ नहीं करता। बाकी जब आप फाइनल ईयर में हो जाते हैं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज अलाउ कर देते हैं। बाकी जब आप 8th सेमेस्टर में, जैसे आप अगर मार्च अप्रैल के टाइम पे कोई नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे वो फाइनल ईयर अलाउ करते हैं वाले तो वो फाइनल ईयर को अलाउ करते हैं, अदरवाइज वैसे अलाउ नहीं करते सर। तो गेट ही कैसा एग्जाम है, क्योंकि और मैं भी बोल रहा हूँ, मैं तो गेट ही कैसा एग्जाम है जब 6 सेमेस्टर में आप दे सकते हो। और गेट एग्जाम देने का आपको चलो कॉलेज वाला फायदा, CG पे फायदा, ये सारी चीजें। सर गेट एक कंसेप्चुअल एग्जाम है। कॉलेज का पेपर तो आपने निकाल दिया, रट्टे मार के पढ़ के कर लिया, ये समझ के होगा, तो समझ के करो, उसका फायदा तुम्हें कंपटीशन में मिलता है, क्योंकि कंपटीशन तो कंसेप्ट से निकलेगा, रट्टा मारने से नहीं निकलेगा, तो उसका बेनिफिट वहां पे होता है। ओके, अब सर एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि जो ये डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं, ये अपना 3 साल डिप्लोमा पूरा करते हैं, इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? क्या इनको बीटेक करना चाहिए या फिर सीधा इनको प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्योंकि ऑप्शन इनके पास लिमिटेड है सर, क्योंकि PSUs हैं, कुछ PSUs जो डिप्लोमा को डायरेक्ट एज ए JEE रिक्रूट करते हैं, या फिर उनके पास ऑप्शन है बीटेक। जॉब तो उनके लिए उतनी उस हिसाब से नहीं जो है उनको देखा जाता है, उस स्ट्रेचर की जॉब उनको नहीं मिलती इनिशियली। हम एक काम करेंगे सर, डिप्लोमा वालों को ना बड़े डिटेल में एक अलग से भी हम सेशन लेंगे, लेकिन अदरवाइज डिप्लोमा वाले के स्टूडेंट्स के पास ना थोड़े से कुछ इश्यूज लगा लो या जो भी लगा लो कि जिसके, देखो ये तो मैं हर किसी को बोल रहा हूँ कि बीटेक कर ले तो तुम मास्टर्स जरूर करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। ब्रांडिंग करो, स्पेशलाइजेशन करो, एक्सपोजर लो, ITs का एक्सपोजर लो, जहाँ पे एक ऑरा ही एक अलग है, एनर्जी एक अलग होती है। जैसे आप गेट में एंटर करते हो, मैंने 7-8 ITs विजिट किया है, जैसे आप गेट में अंदर एंटर करते हो आपको एक अलग ही एनर्जी लेवल नजर में आता है, एक अलग ही ऑरा होता है। एक जिंदगी दी है भगवान ने, पता नहीं कब क्या कैसे क्या होना है, लेकिन जितना तुम एक्सप्लोर करोगे ना उतना तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। तो मेरा बड़ा पर्सनली मानना ये है कि आपको हर किसी को हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहिए। तो डिप्लोमा के बाद बीटेक, जिसका पॉकेट अलाउ करता है, जिसको मॉनिटरी को इशू होते हैं, क्योंकि डिप्लोमा में बहुत स्टूडेंट्स को देखा है सर, इनको पैसे का इश्यूज होते हैं, फैमिली वाइज है, जो मर्जी लगा लीजिए, तो इश्यूज होते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर कोई कर सकता है तो जरूर करनी चाहिए। तो यानी बीटेक के बाद उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, ये मेन रीजन है। यस, ठीक है। एक और क्वेश्चन सर मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था इसी चीज़ के रिलेटेड, कि बच्चे जैसे बिल्कुल जब एंड टाइम होता है तभी सारा चीज़ उनके माइंड में आता है कि अब बिल्कुल एंड है, कि अब तो बस खत्म ही हो गई है कहानी, तब ये जागते हैं। इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट है कि इनको क्या पहले से कैसे इनको अवेयरनेस लेवल कैसे बढ़ाया जाए इन लोगों का? अवेयरनेस लेवल सर आज के टाइम पे तो बड़ा ऑप्शन तो है ही है, बच्चों को बस पता भी है चीज़ों का। अब अवेयरनेस का तो सर जब सिर पे पड़ती है तभी पता लगता है, इनको तब समझ लगती है। लेकिन अब कोई बच्चा मेरे को बोले सर मेरे को तो 2 साल पास आउट हो गए, या मैंने तो साल निकाल दिया या 3 साल निकाल दिए, उसके लिए बहुत कहावतें बनी हुई है सर। एक कहावत है, जब जागे तब सवेरा। तो मैं बोलूंगा कि जब भी तुम्हारा दिमाग में आ गया ना कि मेरे को करना है, तो स्टार्ट कर दो बस। कोई मैटर नहीं करता तुम फर्स्ट ईयर में हो, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, 2 साल पास आउट, 3 साल पास आउट, 5 साल पास आउट, कोई मैटर नहीं करता है। जिस दिन तुमने तुम्हारा मन बन गया, 16 वाले ने तो लेट तैयार किया, 8 साल बाद उसने डिसाइड किया, तो 8 साल बाद डिसाइड किया, अगर वो करके निकाल गया पहली बार में पेपर, तो आप भी कर सकते हो यार, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। लेकिन जितना टाइमली प्लान करोगे उतना एडवांटेज और उतना बेनिफिट आपको होता है, क्योंकि उसके पीछे इनर्शिया, मोमेंटम, एज फैक्टर और अलग अलग आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो नहीं होते हैं जब आप जस्ट पास आउट होते हैं आप। ठीक है। तो सर जितने भी ये बच्चे हैं इनके लिए क्या, किस टाइप के बैचेस, क्योंकि बच्चे यूजुअली आप भी सेमिनार लेने गए हो, मैं भी सेमिनार लेने गया हूँ, तो बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछते हैं कि सर आपके पास क्या वीकेंड बैचेस हैं?
तो और दूसरा ये पूछते हैं कि सर थोड़ा सा इनको जो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि कौन कौन सा टाइमिंग में जो है। देखो सर, अब क्योंकि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें चीज़ों को एडवांसमेंट हमने की है। जैसे क्लासरूम्स के अंदर हमने अपने डिजिटल बोर्ड वगैरह लगाए हैं, इंटरेक्टिव पैनल्स लगाए हैं और लाइव भी किया है क्लासेस को। हाइब्रिड, तो हाइब्रिड मोड का एक ऑप्शन होता है। तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है सर, ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच, हाइब्रिड बैच और इनफैक्ट वीकेंड बैच ऑल्सो। अच्छा, अब किसके लिए कौन सा सूटेबल है, कौन सा कंफर्टेबल है, वो पर्सन के साथ डिस्कशन और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो ओनली वीकेंड और हाइब्रिड को ऑप्ट कर सकता है। ठीक है। जैसे हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड है, तो चंडीगढ़ यहाँ सीसीटी, पैक, यूआईटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, थापर, जो नियर बाय कॉलेजेस है, बंदा बहादुर वगैरह, यहाँ से बच्चे आते हैं जो रेगुलर में भी आते हैं, वीक इवनिंग में भी आते हैं और वीकेंड में भी आते हैं। अब कुछ थोड़े दूर से और लगा लो, जैसे कोई लुधियाना से या जीएनई वगैरह हो गया, थोड़ा सा दूर हो गया, जो ओनली वीकेंड पे ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो ओनली वीकेंड के लिए भी ऑप्शन होता है और उनके साथ फिर हाइब्रिड का ऑप्शन भी है। तो ऑप्शन सारी हैं, लेकिन ये कि जिसके लिए जिसको कोई उसके लिए कौन सा कंफर्टेबल है, सूटेबल है, तो वो इंडिविजुअल के साथ क्वेरी करके डिस्कशन करके जो है वो हम कर लेंगे। उसका ऑप्शन सारी है सारी। तो बच्चे को अगर सिर्फ एक जनरल क्वेरी हो किसी पॉइंट के रिलेटेड, तो वो कैसे रीच आउट? सर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर देना, उसके बाद फिर कमल मैम उनको जो है वो सारा डिस्कशन कर लेंगे उनके साथ। ठीक है। तो इनको कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके या फिर हाँ नहीं, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है गूगल फॉर्म। बाकी कुछ डाउट है तो वो कमेंट में डाल दीजिए या फिर गूगल फॉर्म भर दो, मैम से डायरेक्टली बात कर लो, मेरे से डायरेक्टली बात कर लो, ये नंबर भी दिया हुआ है मेरा, तो चाहे मेरे से बात कर लो, जैसे मर्जी कर लो सर। हम तो डिस्कशंस के लिए, मेरे को नहीं लगता कि कोई हमसे ज़्यादा कोई ऐसा कंफर्टेबल और ओपन प्लेटफॉर्म होगा जो किसी से, आपसे किसी ने बात करनी है, किसी से भी बात करनी है, हमारे नंबर्स अवेलेबल होते हैं, तो किसी से भी डिस्कशन हो सकती है सर। ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोगों ने सुना, हमने जो पूरा डिस्कशन किया कि जितने भी बीटेक गोइंग स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन में है, मेनली 4th ईयर वालों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर, साथ के साथ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी डिस्कस किया कि एक्चुअल में क्या क्या जो है अवेलेबल ऑप्शंस हैं सब बच्चों के पास। तो जिसने ये वीडियो एंड तक देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सी यू, टेक केयर, बाय।